ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 23,000 लोग से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ 17 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां एक ओर 15 से 18 वर्ष के किशोर बढ़ चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज भी दी जा रही है। श्रोताओं, कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इससे पहले डॉक्टर संदीप हमारे साथ कनेक्ट हों, हम बता दें कि आप डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोविड के मामले देश में तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन कोविड से लड़ने के लिए हमारे पास जो अस्त्र है वो है वैक्सीनेशन। और इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश में वैक्सीनेशन किया गया है। 177 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा और विशाल आंकड़ा है, क्योंकि इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों का वैक्सीनेशन करना, उनका टीकाकरण करना एक आसान बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अगर आप देखें तो हमारे देश में अलग अलग ज्योग्राफी के में लोग हैं, और जिस तरह से वैक्सीनेशन टीम ने हमारे लोगों को बहुत दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर, और जो दुर्गम स्थान हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां तक विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोग वहां तक, हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो पहुंचे हैं, और उन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है उसे वहां पर कराया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें इसको बहुत आसान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। क्योंकि इसमें जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर के साथ सुगम है और आप उसे करा सकते हैं, और अगर आपने अपना वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है तो आप उसे तत्काल करा लें। और इस बीच डॉक्टर संदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और अगर हम देश में कोविड की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो इस समय ताजा स्थिति डॉक्टर संदीप क्या है? तो ताजा स्थिति अभी ये है कि जो केसेस हैं कभी थोड़े से अप हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। पहले से तो कम है, लेकिन फिर भी डे टू डे वेरिएशन तो हो रहा है केसेस में। और मेरा विचार है कि जब हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, तो केसेस कम हो जाते हैं। फिर जैसे ही केसेस कम होते हैं तो लोग फिर से लापरवाही बरतने लगते हैं, और फिर सारे जो वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है छोड़ देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाना सब बंद कर देते हैं, तो फिर से वापस केसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी यही हाल है, कभी थोड़े बढ़ रहे हैं केसेस, कभी कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जी। और डॉक्टर संदीप, कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अब तो कोविड चला गया है और बहुत कमजोर पड़ गया है, तो क्या ऐसा संभव है कि इसके नए स्ट्रेन्स जो हैं वो आ
आगे आने वाले समय में, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग इसकी वेव्स में अलग अलग स्ट्रेन सामने आए और जिन्होंने हमें बहुत सारी परेशानियां दी, तो क्या ये स्ट्रेन्स आगे भी आते रहेंगे और हमें पूरी सतर्कता बरतनी होगी? हाँ, देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो ये कोविड है ये आरएनए वायरस है और ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है समय के साथ। तो जैसे जैसे वो चेंज होता है तो उसके नए स्ट्रेन्स आ जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है इसमें। एक तो होती है जिसको कि हम कहते हैं कि जेनेरिक इम्यूनिटी, जो कि सारे के सारे सार्स कोविड वायरस के अगेंस्ट होती है, और एक होती है जो कि स्पेशल स्ट्रेन के अगेंस्ट इम्यूनिटी। तो क्योंकि अब कोविड काफी वाइड स्प्रेड हो गया है तो हमारे में वो जेनेरिक इम्यूनिटी तो मुझे लगता है आ गई है, लेकिन जो स्ट्रेन्स बदलते हैं उसके हिसाब से जो स्ट्रेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जो खास तौर पे उस स्ट्रेन के लिए है, वो नहीं आ पाती है। तो उस वजह से जो है ये बात सच है कि कोविड पूरी तरीके से तो नहीं जाएगा। बार बार जैसे जैसे नए स्ट्रेन आएंगे फिर से एक वेव आएगी, उसमें कुछ लोग ग्रसित होंगे, स्पेशली जिनकी की ज्यादा अच्छी जेनेरिक इम्यूनिटी नहीं है, वो लोग इन्फेक्शन उनको हो जाएगा कोविड का। तो इसलिए ये है कि अब जो चीज पहले पैंडेमिक थी अब एक तरह से एंडेमिक हो जाएगी जी। जैसे फ्लू है, जैसे डेंगू है और तरह के वायरस हैं जो कि समय समय पे सीजनल जिसमें होते रहते हैं वो और कभी भी नहीं जाते, उसी तरह से मुझे लगता है अब कोविड भी हो जाएगा कि कुछ लोगों को इन्फेक्ट करेगा और इस तरह से पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। और इसी के लिए जरूरी है कि हमें जितनी भी सावधानियां हैं, इसमें नंबर एक तो यही है वैक्सीनेशन, जो कि कम से कम 2 डोजेस का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो फिर बूस्टर डोज भी लगाने पड़ेंगे, जैसे बाकी वायरस में लगाने पड़ते हैं। जैसे फ्लू के वायरस के जो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं वो लोग फ्लू का भी जो है हर साल एवरी ईयरली उसका बूस्टर डोज लेते हैं। वैसे ही कुछ मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ कोविड के साथ भी होगा कि कुछ जो है बूस्टर डोज अप्रोप्रिएट टाइम पे, अभी समय के साथ हमें पता लग जाएगा कितने ड्यूरेशन पे लगाना चाहिए, तो वो लगाना पड़ेगा। और बाकी जो चीजें जो आप जैसा आपने सही जिक्र किया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान है जी, और मास्क वगैरह लगाना है और हाथ का सैनिटेशन है। मुझे लगता है कुछ समय और ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और स्टूडियो में उनकी कॉल वेटिंग पर है। सबसे पहले रुख करते हैं अयोध्या का, उत्तर प्रदेश में, जहां से कृपा शंकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। कृपा शंकर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी धन्यवाद। मैं ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने दोनों वैक्सीनें ले ली हैं जी, तो क्या उसके बाद भी ये कोरोना का वायरस उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसके बारे में? जी डॉक्टर संदीप, दोनों वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन दोनों डोज लग चुकी है, तो क्या अभी भी वायरस के अटैक करने का खतरा है? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन जो होता है, स्पेशली अगर 2 डोज हो जाए और उसके बाद भी 15 दिन हो जाए तो हम उसको कहते हैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। लेकिन कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि 100% इससे कोरोना से बच गए। कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद भी ये मान के चलिए कि करीब 75% से लेकर 95% तक लोग बच गए हैं, लेकिन फिर भी 5 से 25% तक लोगों को हो सकता है अभी भी। तो इसका ये मतलब नहीं है वैक्सीनेशन का कि 100% प्रोटेक्शन हो गया है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करना पड़ता है, और अगर दोनों चीजें करेंगे तो फिर लगभग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन मात्र लेने का ये मतलब नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन हो गया। हाँ, ये है कि करीब 70-80% तक प्रोटेक्शन तो हो जाता है जी। और मेवात का रुख करते हैं और हरियाणा चलते हैं, जहां से इलाही बख्श जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो इलाही जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्कार सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये जो
12 साल से लेके और 5 साल तक की जो वैक्सीनेशन कब से शुरू हो जाएगी डॉक्टर साहब? अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। एग्जैक्ट टाइम तो अभी देखते हैं कि कैसा बनता है, क्योंकि जब से स्कूल खुल रहे हैं अब आपने देखा, स्पेशली हमने जो थोड़े से ओल्डर एज ग्रुप के बच्चों को तो वैक्सीनेशन करीब करीब कर लिया है। तो अब जैसे ही इनका हो जाता है पूर्ण, तो फिर यंगर एज ग्रुप्स में भी शुरू कर देंगे। 5 से 15 साल के बीच में भी मुझे लगता है जल्द शुरू होने वाला है। जी। और डॉक्टर संदीप, स्कूल की बात हुई है और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो पेरेंट्स थोड़े से वरीड रहते हैं। तो जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं इतने छोटे, तो उस समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, वही जो प्रिकॉशंस हैं जो ओल्डर एज ग्रुप में है वही यंगर एज ग्रुप में भी है, मतलब बच्चों में भी वही है। हालांकि ये बात जरूर है कि बच्चों में जो होता है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कोई भी वायरस को फाइट करने का, स्पेशली कोविड वायरस। तो उसमें ये होता है कि उनको ज्यादातर कईयों को तो इन्फेक्शन नहीं होता, और जिनको होता भी है उनको थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म ही होता है, मतलब थोड़ा कमजोर ही बीमारी होती है। तो उस वजह से जो है वो बच्चे थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं इस इन्फेक्शन के खिलाफ। लेकिन ब्रॉडली ये है कि वही वाली चीजें हैं जो बच्चों में भी जरूरी हैं, कि जैसे जो लोग उस एज ग्रुप में आ गए हैं जिनको वैक्सीनेशन मिल सकता है उनको उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो प्रिकॉशंस हम लोग अडल्ट में रखते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह लगाते हैं जब हम बहुत क्राउडेड एरियाज में या जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जब हम जाते हैं तो हम मास्क वगैरह लगाना जरूरी है। और जो हाथ की है वो सफाई रखनी जरूरी है, जिसको कि हाथ को साबुन पानी से धो लें, या फिर जो भी स्टेरिलाइजर है या जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे साफ करते रहें बीच बीच में, और एक सोशल डिस्टेंस बना के रखें। तो जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो नेचुरली स्कूल इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चे आए तो उनका प्रॉपर टेम्परेचर चेक करके ही अलाउ करें, क्योंकि अगर किसी को हो रहा है इन्फेक्शन तो उससे स्प्रेड होने का रिस्क होता है। और दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर जो डेस्क हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखें, और बाकी जगह जगह पे ये साबुन पानी का इंतजाम रखें ताकि वो बच्चे धो सकें। और अगर उनका मास्क खेल के दौरान या ऐसे खराब हो जाए, टूट जाए, तो फिर एक नया मास्क देने का प्रावधान होना चाहिए। ये सब चीजें मैं आई एम श्योर कि स्कूल वाले सब चीजें कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बच्चों को इस हिसाब से इतना अत्यधिक डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बीमारी जो है वो एक पेंडेमिक से लेकर मेरे को लगता है धीरे धीरे एंडेमिक स्टेज पे आ रही है। अब जैसे फ्लू है या डेंगू है, अब वो तो होते ही रहते हैं सीजनल, तो उसके वजह से लोग स्कूल जाना तो बंद नहीं करते ना। जी बिल्कुल। तो इस समय बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं और वो जो भी सावधानी है उसका पालन करते रहें। और शहीदुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हेलो जी खान साहब, बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब को मेरा सलाम पहुंचाएंगे। जी जी सलाम। जी जनाब, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने दोनों डोज ले ली जी, और वैसे ही मैं उसको, लेकिन मेरी लड़की है 27-28 साल की, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो उसको 16-17 साल से दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या वैक्सीन लगेगी उसके या नहीं? वहाँ पे डॉक्टर से कहते हैं तो वो मना कर देते हैं कि आप इनका डॉक्टर से लिखा लो। नहीं, देखिए ऐसा है कि वैक्सीन तो बहुत सेफ है और उसके तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, और बहुत ही स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि वैक्सीन नहीं देते, जो कि मिर्गी उसमें से कोई एक नहीं है। इसका मतलब मिर्गी के जिनको दौरे भी पड़ते हैं या मेरे हिसाब से जितनी भी अन्य प्रॉब्लम्स हैं उनमें सब में वैक्सीन लग सकती है। कुछ 21 कंडीशन है, वो भी बहुत रेयर है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो और बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ले रहा हो, या इस तरह का कोई एकाध है, या कोई एलर्जी हो रही हो किसी को, मतलब एलर्जिक एनाफ्लेक्सिस का रिस्क हो, उन्हीं में नहीं होती। मान के चलिए कि 100 में 100 को ही वैक्सीन सूटेबल है। तो मिर्गी के पेशेंट को भी वैक्सीन लगाना कोई ऐसी अनसेफ उसमें नहीं है, और लगाना जरूरी है, क्योंकि जो कोविड का इन्फेक्शन है वो ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है रादर देन वैक्सीन। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, अगर हम देखें तो कार्डियोलॉजी में आपका लंबा अनुभव है और ये एक ऐसा क्षेत्र है हमारे देश में बहुत ज्यादा
मरीज हैं और बहुत सारे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो कोविड की वजह से अपने रेगुलर फॉलोअप्स के लिए अस्पताल नहीं जा पाए या कुछ जिनमें कुछ प्रोसीजर्स ड्यू थे तो वो नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों के लिए अब आप क्या कहेंगे? इज इट द राइट टाइम टू विजिट योर कार्डियोलॉजिस्ट? हाँ जी, बिल्कुल। अब तो जो है कोविड, जैसा मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली जो है पेंडेमिक फॉर्म से खत्म होके एंडेमिक हो गया है। मीन्स की अब एक मतलब जैसे बाकी फ्लू है या डेंगू वायरस है वो है पूरी कम्युनिटी में, कभी कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाता है, वैसा ही लगता है कि कोविड का भी होगा। तो इसलिए अब समय आ गया है कि अगर किसी का रेगुलर फॉलोअप नहीं हुआ हो तो वो अपना जरूर करा लें अब अपना फॉलोअप। अगर स्पेशली अगर बहुत टाइम से उन्होंने नहीं करवाया है तो जरूर अब जाइए और विजिट करिए अपने डॉक्टर को। कोई रिस्क नहीं है, प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई प्रोसीजर ड्यू है जो आप बहुत टाइम से नहीं करा पा रहे हैं तो अब मुझे लगता है समय आ गया है कि ये सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। और हमारे, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सारे ही प्रोसीजर खुल गए हैं, सारी ओपीडीज खुल गई हैं, पूरी तरीके से हॉस्पिटल फंक्शनल है। और जो कोविड के थोड़े बहुत पेशेंट हैं उनके लिए अलग हमने इंतजाम करा है। लेकिन अब हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कोविड के वजह से कि हमने कोई चीज अब बंद करी हुई हो। तो सारी चीजें हमारे एम्स में खुल गई है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने भी डायरेक्शंस में ही हमारे यहाँ पे काम होता रहता है और हेल्थ मिनिस्टर और इनके, तो अब हमारे को तो यही इंस्ट्रक्शन है कि पूरी तरह से सब कुछ खोल दिया जाए। जी बिल्कुल। तो अगर किसी का फॉलोअप ड्यू है या कोई प्रोसीजर ड्यू है तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाकर उसे करा सकते हैं। और इस बीच दिल्ली से ब्रिजमोहन जी जुड़ गए हैं। हेलो ब्रिजमोहन जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आपको नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी ब्रिजमोहन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ब्रिजमोहन बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरी 63 ईयर एज है जी। हेलो जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। मेरा एरोटिक वाल्व चेंज हुआ है 2011 में जी, और दोनों डोज लग गई है मुझे। 1 जुलाई को लगी थी सेकंड डोज जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब 9 महीने से पहले, अभी 6-7 महीने हुए मतलब, तो उससे पहले लग जाएगी क्या? 9 महीने होने पे लगेगी मुझे? जी डॉक्टर संदीप, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, दोनों वैक्सीन के बीच में जो गैप होना चाहिए। सीनियर सिटीजन है, प्रिकॉशनरी डोज लगवाना चाहते हैं, वॉल्व चेंज हो चुका है तो इसलिए ये जो कोमॉर्बिडिटी वाली है उसको भी पूरी करते हैं, एलिजिबिलिटी को। जी देखिए, ऐसा है कि जो वैक्सीन का जो हमने देखा है रिस्पॉन्स, कि अगर किसी को 2 डोज लग जाए तो उसका जो एंटीबॉडी का लेवल होता है और जो बाकी प्रोटेक्शन होता है वो 6 मंथ से बियॉन्ड तक चलता रहता है। इसीलिए ऐसा सोचा गया है कि 6 मंथ्स के बियॉन्ड में किसी पीरियड में जो है वैक्सीनेशन कब बूस्टर डोज लगाया जाए, और 9 मंथ्स का पीरियड इसीलिए ही चूज किया गया है। तो क्योंकि उससे पहले इतना फायदा नहीं होगा, ऑलरेडी जब एंटीबॉडी है, ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, तो उसके ऊपर एक और बूस्टर लगाने से कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता अगर 6 महीने से पहले कोई लगवा ले तो इसीलिए हमने वो टाइम चूज किया है और वो जो है वो एप्रोप्रिएट है टाइम। तो आप उस एप्रोप्रिएट टाइम पे अपना जरूर बूस्टर लगवा लीजिए। जी। और डॉक्टर संदीप, हमारे एक श्रोता ने जानना चाहा है कि उन्हें कुछ दिनों पहले कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं था कभी भी, ना कभी वो डॉक्टर के पास गए और अंदर जो भी हलचल थी उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो क्या कार्डियक डिजीज कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी होती हैं? हाँ, बहुत परसेंटेज में, कुछ गुड परसेंटेज में जो कार्डियक डिजीज होती है वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है। क्योंकि अगर अब क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जो हार्ट का जो अटैक आता है या हार्ट की जो बीमारी होती है 2 तरह की होती है। एक होती है एंजाइना की प्रॉब्लम, जिसमें कि क्या होता है कि हार्ट की नस में धीरे धीरे जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहता है, प्लाक बढ़ता रहता है, और वो जब 70% से ज्यादा हो जाता है तो वो सिम्टम करने लग जाता है एंजाइना के। तो इसलिए जो एंजाइना वाले पेशेंट है उनका क्योंकि धीरे धीरे करके डेवलप करता है तो उनको सिम्टम आ जाते हैं और उनमें ये भी समझ आ जाता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आगे अटैक हो सकता है जी। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम होती है जिसमें भी जनरली कॉमन जो हार्ट अटैक में होती है, उसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन वो 70% रीच नहीं करता, तो सिम्टम नहीं आते। लेकिन अचानक से किसी वजह से हो सकता है कि
बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उस वजह से वो जो वो ब्लॉकेज है जो कि 20% 30% था वो फट जाता है और फट के वो एकदम से 100% हो जाता है। तो क्योंकि वो 20% होता है तो पता नहीं लगता कि कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करा उसने, हालांकि वो अंदरूनी डिजीज जरूर थी लेकिन सिम्टम नहीं प्रोड्यूस हुआ और अचानक से जब फटा तो हार्ट अटैक से पता चलता है। तो ऐसा भी होता है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे लिसनर्स के साथ। और अब रुक करते हैं शहर तहजीब लखनऊ का, जहां से मोहम्मद आरिफ जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आरिफ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए डॉक्टर संदीप से आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने दोनों वैक्सीनें ले ली हैं जी। अब ये जो ओमिक्रॉन के बारे में मतलब सुन के मतलब कुछ डर लगता है, तो सर हम ये डॉक्टर से जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या ये ओमिक्रॉन का वायरस जो है हम लोगों को अटैक कर सकता है? जी डॉक्टर संदीप, आपने इस सवाल का जवाब पहले दिया है, बहुत संक्षिप्त में अगर एक बार आप दोहरा पाएं तो। अब देखिए, जो आप चीज कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक स्ट्रेन है या एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का ही, तो जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आप जेनेरिक जितने भी कोविड की स्ट्रेन है सबके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है। हालांकि ओमिक्रॉन के खिलाफ जो है स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन एक जेनेरिक इम्यूनिटी हर स्ट्रेन के खिलाफ डेवलप हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीन लेने से चाहे कोई सा भी नया स्ट्रेन आए फायदा अवश्य होता है। और अगर उसी स्ट्रेन का वैक्सीन लिया है तो फिर पूरा ही कवर करता है। लेकिन इवन अगर आपने कोई भी कोविड वैक्सीनेशन लिया हुआ है तो हर स्ट्रेन के खिलाफ बचाता है मोर और लेस। जी, और डॉक्टर संदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ओमिक्रॉन चूंकि वेरिएंट की बात हो रही है, तो क्या इस बार इस लहर में क्या आपको कुछ हार्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिला जो कोविड पेशेंट्स थे? हाँ, देखिए, ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी एक दो विशेष बातें थी। एक नंबर 1 जो थी वो ये थी कि इसकी इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई था। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल कोविड था वो अगर एक आदमी से 2 में स्प्रेड करता था तो ये ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर सकता था क्योंकि इसका इन्फेक्शन का रेट काफी हाई था। लेकिन जो इसके साथ में अच्छी बात थी कि जो इसकी बीमारी थी वो कुछ कम थी, तो उसमें उतनी सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं डेवलप हुई, उतनी डेथ्स वगैरह नहीं हुई जितनी कि पुराने वाले जो डेल्टा वेरिएंट में हुई थी। डेल्टा वेरिएंट में इन्फेक्शन का रिस्क कम था लेकिन किसी को हो जाता था तो ज्यादा खतरनाक था। इसमें क्या है कि इन्फेक्शन का रिस्क हाई था तो काफी ज्यादा लोगों को हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक ही हुआ और बहुत सीरियस बीमारी बहुत कम में हुई ओमिक्रॉन की वजह से। इसी वजह से जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी ओमिक्रॉन में कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट थोड़ी सी कम रही। जी, और दिल्ली से अजय कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, वेलकम टू द शो। बताइए सर, मेरे चाची गांव गई थी तो वहाँ एक टीका लगवाई थी और फिर सर क्या हुआ, दूसरी डोज आने की टाइम हो गया तो मैसेज आ गया बिना टीका लगाए हुए कि दोबारा डोज, उनको दोनों डोज लग गया है। तो सर कैसे, अब तो डोज लगवा नहीं रहे हैं वो जहाँ लगवाने जाते हैं कोई भी सेंटर पर, तो क्या किया जाए सर? डॉक्टर संदीप क्या कहेंगे आप इस विषय पर? हाँ, तो आप मेरे ख्याल से आप जो है जिस सेंटर से आपको इस तरह का मैसेज आया है उनको जरा कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कोई, मेरे को लगता है कंप्यूटर फॉल्ट होगी या कोई टेक्निकल ग्लिच लग रही है इस केस में कि उसमें ऑटोमेटिकली आ गया कि ये है, तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप अपने जिस जगह से ये मैसेज आ रहा है उनको कांटेक्ट करिए और उनको इन्फॉर्म करिए कि अभी तो वैक्सीनेशन जो है नहीं हुआ है और वो अपना आई एम श्योर अपना जो भी कंप्यूटर ग्लिच है उसको ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उसको आपको जो मैसेज जहाँ से आया उनको ही कांटेक्ट करके और बताना पड़ेगा कि कुछ, मेरे को लगता है टेक्निकल कोई इसमें इशू होगा। जी, और डॉक्टर संदीप, हमारे एक श्रोता ने ये जानना चाहा है कि जो हार्ट अटैक हैं वो हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं और दिल के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं, तो किसी भी व्यक्ति को कब पता चलता है कि उसे किसी कार्डियक डिजीज का शिकार वो हो गए हैं या ऐसा कोई सिम्टम्स जिससे कि ये पता चले कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर हार्ट? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं जब पहले भी डिस्कस कर रहा था कि 2 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं या 2 तरह से हार्ट की प्रॉब्लम आती है सामने। एक तो एंजाइना के साथ आती है और दूसरी हार्ट अटैक के साथ आती है। अगर हार्ट अटैक बिना एंजाइना के हो तो उसमें तो खैर बहुत ज्यादा
कोई सिम्टम नहीं होता। लेकिन अगर एंजाइना से आती है तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो सिम्टम है क्या। मेन बात यह है कि हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो इसमें यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज या एक्सर्शन से आती है और रेस्ट से ठीक हो जाती है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आप किसी को ऐसा महसूस होता है कि मैं चलता हूं तो मेरी सांस घुटती है, रुक जाता हूं तो ठीक हो जाती है, या कोई आदमी ऐसा महसूस करता है कि मैं चलता हूं तो छाती पे भारीपन आ जाता है और मैं रुक जाता हूं तो ये भारीपन ठीक हो जाता है, या इवन ये लगता है कि मैं चलता हूं तो कंधे पे भारीपन आ जाता है और रुक जाता हूं तो वो ठीक हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई एक्सर्शन से चीज आए और रेस्ट से खत्म हो जाए या कम हो जाए तो ये बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस केस में फिर जांच करा लेनी बहुत जरूरी है कि कहीं, क्योंकि ये तरह की जो मैंने आपको बताई कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, एक्सर्शन या कोई स्ट्रेस में कोई चीज आए और फिर ठीक हो जाए, जब जैसे एक्सरसाइज खत्म हो तो वो ठीक हो जाए या कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये शक पड़ता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा शक पड़ता है, कुछ पक्का नहीं है। पक्का तभी होगा जब आप उसका आगे जांच कराएंगे, टेस्ट होते हैं, जैसे टीएमटी का टेस्ट होता है, कैटमिल टेस्ट होता है या थीलियम टेस्ट होते हैं, और दूसरा इको होता है। ये सब टेस्ट कराने के बाद ही पक्के तौर पे बता पाते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। जी, और अगर हम प्रिवेंटिव साइड में जानना चाहें डॉक्टर संदीप, तो अपने जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो कितने दिनों के अंतराल के बाद कराने चाहिए, जो हार्ट के चेकअप्स हैं? देखिए, दो तरह के इसमें लोग हो सकते हैं। एक लोग हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम नोन है, मतलब उनको ऑलरेडी अटैक आ चुका है या उनको ऑलरेडी एंजाइना की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा जल्दी फ्रीक्वेंटली चेकअप कराना चाहिए। 1 ईयर पे, 1 साल, हर साल एक बार करा लेना चाहिए, या ज्यादा एग्रेसिव प्रॉब्लम है तो 6 मंथ में, नहीं तो 2 साल के अंदर तो एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम नोन है। अब दूसरे किस्म के लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नोन नहीं है लेकिन उनको रिस्क फैक्टर्स उनको मौजूद हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि कोई अगर स्मोकिंग करता है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, या बहुत ज्यादा मोटापा है, तो इस तरह के अगर रिस्क फैक्टर्स मौजूद, या फिर बहुत उम्र, जैसे आप कह सकते हैं कि 40, 45 या 50 साल से ज्यादा की उम्र है, तो ऐसे लोगों में ये हार्ट के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। इनको कम से कम पहली बात तो यही है कि अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह का रेगुलर चेकअप कराता रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते रहना चाहिए, शुगर का चेकअप देखते रहना चाहिए। लेकिन हार्ट के चेकअप कम से कम जो है 5 साल में एक बार जरूर करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं है। बिल्कुल। और चलते चलते अपने एक कॉलर महेश शर्मा जी का कॉल ले लेते हैं, बड़ौद से जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत और जो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, तीनों डोज लेने के बाद जो बूस्टर डोज है वो भी लेने के बाद क्या हम सुरक्षित हो जाएंगे? जी डॉक्टर संदीप, बहुत संक्षिप्त में। हाँ, वही मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन लेने से प्रोटेक्शन होता है करीब, आप अगर आपने बूस्टर डोज भी ले ली तो आप ये मानिए कि करीब 80-85% आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी करीब 10-15% रिस्क है अभी भी कोविड होने का। इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो प्रिकॉशन है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी फॉलो करने हैं, मास्क लगा के रहना है अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है और अपने हाथ की सफाई रखनी है, साबुन पानी से धोते रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, लेकिन अभी भी रखते रहना है, इवन आपने बूस्टर डोज ले लिया उसके बावजूद। जी, इस समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संदीप, आप आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।